हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम मॉलिक्यूलरिटी निकालते हैं। यानी कि लास्ट क्लास में हमने आपको अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता के बारे में बताया था। बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, यानी कि समाकलित वेग समीकरण। ठीक है बच्चों, देखिए समाकलित वेग समीकरण की अगर हम बात करें, यानी कि इंग्लिश में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या ज़रूरत है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालने की। तो बच्चों, किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हमको अगर आसानी से निकालना है, चाहे वो जीरो ऑर्डर हो या वो फर्स्ट ऑर्डर हो, तो रेट कांस्टेंट आसानी से निकालने के लिए हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या इंटीग्रल रेट इक्वेशन निकालनी होती है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं समाकलित वेग समीकरण। तो समाकलित वेग समीकरण रेट कांस्टेंट को आसानी से निकालने के लिए यूज़ की जाती है। तो बच्चों, इसके लिए हम सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं, जो कि है हमारा फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के लिए। तो इंटीग्रल रेट इक्वेशन या इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज हम बात कर रहे हैं जीरो यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, यह हमारा टॉपिक है, समाकलित वेग समीकरण। बच्चों, ये जो टॉपिक है बड़ा ही ध्यान से समझने का है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, इसलिए हम बिल्कुल एक एक स्टेप आसानी से और यहाँ बिल्कुल स्लो मोशन में करेंगे। आपको बिल्कुल ध्यान से इसको देखना है। देखिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है बच्चों। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जिस रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, उसे हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि वो रिएक्शन जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। या फिर हम कह सकते हैं कि वो सारी अभिक्रिया जिनकी रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर जीरो के। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर जीरो, इट मीन्स आप जब इसका रेट लो एक्सप्रेशन लिखोगे जीरो ऑर्डर के लिए, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर जीरो, और किसी भी वैल्यू की जो पावर जीरो होती है तो आपको पता है बच्चों उसका आंसर 1 आता है। यानी कि यहाँ पर रेट जो होगी वो कांस्टेंट आएगी, और किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर ए क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए एक रिएक्टेंट है जो बी में कन्वर्ट हो रहा है, और एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन है ना, वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। इस रिएक्शन को हम ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन कहते हैं। तो बच्चों, आज मैं जीरो ऑर्डर के लिए आपको इंटीग्रल रेट इक्वेशन लिख के दिखाऊंगा, तो आपको ध्यान से समझना है। तो वी एज्यूम, हम सपोज दैट माना हमने कोई रिएक्शन है ए कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बी, ये कोई रिएक्शन है, ठीक है, बी यानी कि प्रोडक्ट, और ये ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, ये आपके शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, ज़ीरो ऑर्डर। तो ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन के लिए देखो t इज इक्वल टू ज़ीरो पर इनिशियल टाइम है, t इज इक्वल टू ज़ीरो, टी फॉर टाइम, इनिशियल टाइम यानी कि प्रारंभिक समय पर ए की कंसंट्रेशन को मैं स्मॉल ए मान लेता हूं बच्चों। तो यहाँ ए की कंसंट्रेशन स्मॉल है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो होगी। ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो क्योंकि स्टार्टिंग में केवल रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। स्टार्टिंग में केवल बच्चों रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है। अब एट टाइम टी यानी कि टी समय पश्चात या टी समय पर सांद्रता बच्चों, टी बराबर जीरो पर सांद्रता यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है ए, ठीक है, और टी समय पर इसमें से ए में से कुछ डिकम्पोज हो जाएगा। हम जानते हैं टी टाइम के बाद रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता है, और रिएक्टेंट कम होता है प्रोडक्ट बनता है। मैं मानता हूँ ए में से एक्स कम हो गया, तो ये कितना बचेगा, ए माइनस एक्स। मैं मान के चलता हूँ कि टी टाइम पर
ए में से कुछ कंसंट्रेशन कम हो जाती है, कुछ डिकम्पोज हो जाता है, कुछ डिसोसिएट हो जाता है, तो वो जो डिसोसिएट अमाउंट है वो x है। तो अब आपके पास ए कितना बचेगा टी टाइम पर, a माइनस एक्स बचेगा। ये जितना ख़त्म होता है, रिएक्टेंट जितना ख़त्म होता है उतना प्रोडक्ट बनता है, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा बच्चों x। ठीक है, तो वापस ध्यान देंगे कि यहाँ पर t समय पर a कितना बचेगा, a माइनस एक्स, और b कितना बनेगा, x। ये आपका यहाँ पर t टाइम पर कंसंट्रेशन हो गई। अब बच्चों मैं इसके लिए रेट लो एक्सप्रेशन लिखता हूँ। तो वी नो वेरी वेल, हम जानते हैं कि रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए की कंसंट्रेशन टी टाइम पर कितनी, ए की कंसंट्रेशन की पावर 0, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए ए की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर कितनी लिखी है मैंने, 0 लिखी है। तो यहाँ पर जो के अपन फाइंड आउट करेंगे वो ज़ीरो ऑर्डर के लिए करेंगे। तो कई जगह आपको यहाँ पर के 0 लिखा रहता है बच्चों, तो के 0 इसलिए लिखते हैं ताकि उनको पता रहे कि ये अपन ज़ीरो ऑर्डर के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आप इसको इंडिकेट कर सकते हो के 0 से, या आप इसको ओनली के भी लिख सकते हो। अब बच्चों रेट हमने यहाँ पर रिएक्टेंट के बेसिस पर दिए, तो हम जानते हैं रेट क्या होता है, डिसअपीयरिंग, द रेट ऑफ डिसअपीयरिंग ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर रेट हम कैसे निकालेंगे, ए से माइनस का डी ए अपॉन डी टी, ये मैंने आपको रेट लिखना सिखाया था। तो अगर मैं रिएक्टेंट के बेसिस पर, हमने यहाँ पर रेट लो एक्सप्रेशन लिखा है रिएक्टेंट के बेसिस पर, तो रेट हम रिएक्टेंट के बेसिस पर ही निकालेंगे, क्रिया कारक के आधार पर हम रेट निकालेंगे। तो माइनस हम जानते हैं डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा, वो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, के नॉट और ए की पावर 0। ये मैंने आपको बताया, मैं के 0 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहा हूँ। आप चाहो तो इसको के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों माइनस का डी ए अपॉन डी टी, देखिए माइनस का डी ए क्या है, यहाँ पर कंसंट्रेशन है, किसकी, टी टाइम पर कंसंट्रेशन में चेंज कितना आ रहा है बच्चों, ए माइनस एक्स आ रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बिकॉज ऑफ माइनस का डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, ये ए टाइम पर कंसंट्रेशन में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो कितनी आ रही है बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का डी, कितनी कंसंट्रेशन है, ए माइनस एक्स अपॉन डी टी, और डी ए माइनस एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर आएगा, अगर मैं इसको प्रोडक्ट के टर्म में लिखूँ रेट को, तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी के इक्वल आ जाएगा। बच्चों इस चीज़ को ध्यान से समझ लिया होगा आपने, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए क्रिया कारक के आधार पर, यानी कि रिएक्टेंट के आधार पर अगर मैं रेट का फॉर्मूला लिखूं, दर का, वेग का फॉर्मूला लिखूं, तो बच्चों कैसे लिखी जाती है, माइनस डी ए अपॉन डी टी। ठीक है, और ये ए की कंसंट्रेशन होती है। तो ए की कंसंट्रेशन टी टाइम पर कितनी है बच्चों, ए माइनस एक्स, ए की कंसंट्रेशन टी टाइम पर कितनी है, ए माइनस एक्स। तो माइनस का, ये जो माइनस का चिन्ह है मैंने आपको पहले बताया था, ये रिएक्टेंट में कमी को बताता है, और प्रोडक्ट के अंदर वृद्धि होती है, इसलिए प्रोडक्ट के आगे प्लस का साइन आता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो प्रोडक्ट के टर्म में अगर आप लिखोगे तो डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि प्रोडक्ट की सांद्रता कितनी है, एक्स, और रिएक्टेंट की सांद्रता कितनी है, ए माइनस एक्स। तो ये जो पूरा है ये इसके इक्वल होगा, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो माइनस का डी ए अपॉन डी टी की जगह मैं डी एक्स अपॉन डी टी लिख सकता हूँ। तो बच्चों आपके पास आ जाएगा प्लस का डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वस टू के नॉट ए नॉट की, ये आ जाएगा बच्चों आपके पास ए की पावर 0। अब हम जानते हैं कि ए की पावर 0 बिकॉज ऑफ किसी भी वैल्यू की जब पावर 0 आती है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो ये ए की पावर 1 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर ए की पावर जो 1 आया है तो ये पूरा 1 हो जाएगा, यानी कि आपके पास बचेगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वस टू के। तो ये जो आपके पास निकला है, चाहे तो आप इसको ये मान लो या फिर ये मान लो, दोनों में से कोई सा भी ले लो, ये या ये। तो बच्चों ये दोनों कहलाते हैं डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन। ठीक है ना, ये डिफरेंशिएशन है, एक तो होता है इंटीग्रेशन और एक होता है डिफरेंशिएशन, समाकलन और अवकलन। तो ये अवकलित वेग समीकरण है, अवकलित वेग समीकरण शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए। ठीक है, तो अवकलित वेग समीकरण है बच्चों, ये इसको बोलते हैं अवकलित वेग समीकरण शून्य कोटि के लिए, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन। दिस इज़ द डिफरेंशिएट रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, या कुछ भी आप इसको इक्वेशन नंबर डाल सकते हो। ठीक है, अब
अब हम इक्वेशन नंबर 1 का बच्चों, अब मैं इक्वेशन नंबर 1 का दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ, लोग लेता हूँ। लेकिन उससे पहले dx इज इक्वस टू, देखिए आप लोग देखा dx अपॉन dt है, तो इक्वेशन नंबर 1 में dx अपॉन dt है, तो मैं लिख सकता हूँ dx इज इक्वस टू आ जाएगा k dt। अब हमने इक्वेशन नंबर, ये आ गया समीकरण नंबर 1 से, या इसको बोल दो आप इक्वेशन नंबर 2, dx इज इक्वस टू k dt। अब बच्चों k dt जो आपका आया है, dx इज इक्वस टू k dt। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 2 का दोनों तरफ लोग ले लेते हैं हम। समीकरण नंबर 2 का दोनों तरफ लोग करने पर, लोग दोनों तरफ समाकलन कर दें पहले बच्चों, पहले समाकलन करते हैं फिर लोग करेंगे। दोनों तरफ समाकलन करने पर, तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 का। बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, लोग नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इक्वेशन नंबर 2 का हम दोनों तरफ क्या लेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे। तो टेक द इंटीग्रेशन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो dx इज इक्वस टू, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वस टू k dt। तो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो dx का इंटीग्रेशन निकलता है बच्चों, इसका निकलेगा आपके पास x, और यहाँ आपके पास निकलेगा k कांस्टेंट होता है, बाहर आ जाएगा, और dt का निकलेगा t प्लस c। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में हमें c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो c की वैल्यू निकालने के लिए, हम x इज इक्वस टू 0 एंड t इज इक्वस टू 0 रखने पर समीकरण नंबर 3 में x इज इक्वस टू 0 t इज इक्वस टू 0 रखने पर रखते हैं। तो 0 इज इक्वस टू k इंटू 0 प्लस c, तो आपके पास आता है c इज इक्वस टू 0। अब c इज इक्वस टू 0 अपन इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। c इज इक्वस टू 0 समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो इक्वेशन नंबर 3 में हम c इज इक्वस टू 0 रखते हैं, तो आपके पास आता है x इज इक्वस टू k इंटू टी। ये आपके पास निकल के आता है x इज इक्वस टू k इंटू टी। या फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों k इज इक्वस टू x अपॉन टी। दिस इज़ द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको भी बोल दो इक्वेशन नंबर 4। दिस इज़, यह शून्य कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण है। तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रल रेट इक्वेशन इंग्लिश में, ठीक है बच्चों। दिस इज़ द इंटीग्रल रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये आपके पास इंटीग्रल रेट इक्वेशन आ गई बच्चों। यहाँ पर आपको बता दूँ के क्या है, के है यहाँ पर रेट कांस्टेंट, यानी कि आपको पता है वेग स्थिरांक, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। एक्स है अमाउंट ऑफ या डिसोसिएट अमाउंट, ठीक है ना, ऑफ रिएक्टेंट, डिसोसिएट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, या फिर हम कह सकते हैं वो अमाउंट जो प्रोडक्ट बन चुका है, यानी कि जितना अमाउंट रिएक्टेंट में से कम हो गया है या जितना अमाउंट प्रोडक्ट का बन चुका है वो एक्स होता है, ठीक है बच्चों। दूसरी अगर हम बात करें टी की, व्हाट इज़ टी, टी है यहाँ पर टाइम, तो के इज इक्वस टू एक्स अपॉन टी। बच्चों अब इस रिएक्शन के लिए अगर हम ग्राफ खींचें, यानी कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करें, तो अब हम पढ़ते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफीय निरूपण, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंग्लिश में बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इसका करते हैं। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि जो आपका x इज इक्वस टू के इंटू टी,
ये आपका y, ये आपका y हो गया, ये आपका m हो गया और ये आपका x हो गया। तो y इज इक्वस टू एम एक्स, ये जो इक्वेशन है वो आपके इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना, फॉलोज द y इज इक्वस टू एम एक्स। इक्वेशन नंबर 4 जो है वो y इज इक्वस टू एम एक्स रूल फॉलो करती है, जिसके लिए ग्राफ देखो बच्चों, ग्राफ को देखेंगे, y एक्सिस पर आपको x लेना है डिसोसिएशन अमाउंट, और x एक्सिस पर आपको t लेना है टाइम, दोनों के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, और स्लोप m को रिप्रेजेंट, यानी कि m आपका k को रिप्रेजेंट करेगा, और ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। इसका जो स्लोप है, ये स्लोप पॉजिटिव स्लोप है, इस स्लोप को, ये है आपका स्लोप, और ये स्लोप रिप्रेजेंट करेगा बच्चों टेन थीटा इज इक्वस टू, यहाँ पर हम निकाल सकते हैं k को, है ना, और k यहाँ पर आएगा आपका डेल x अपॉन डेल t, ये आपका स्लोप होगा बच्चों। अब हम इस रिएक्शन के लिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बच्चों, अब हम डिसाइड करते हैं हाफ लाइफ और पीरियड। तो हाफ लाइफ क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ पहले। अब हम निकालते हैं इसका हाफ लाइफ। हाफ लाइफ यानी कि अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ को हिंदी में कहते हैं अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल ये एक नया है, ठीक है। अगला हमारा इसी में ज़ीरो ऑर्डर के लिए अर्ध आयुकाल कैसे निकालते हैं बच्चों, देखिए अर्ध आयुकाल होता है जब कोई सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का आधा रह जाए, उस टाइम को हम अर्ध आयुकाल कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। तो हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो टाइम होता है जिस पर कोई सब्सटेंस अपने इनिशियल अमाउंट का हाफ रह जाए, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन थी A, है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी A, तो A बराबर हमारे पास हो जाता है बच्चों T, आपका जो टाइम है हाफ लाइफ, उसको हम T हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो T हाफ ये तो हो जाएगा टाइम, ठीक है बच्चों। तो आपका टाइम तो किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, T हाफ से। टाइम को किससे रिप्रेजेंट करोगे, T हाफ से। वह टाइम जिस पर आपकी इनिशियल अमाउंट का, आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाए। तो प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी A, यानी कि आपका x कितना बचेगा A/2, ठीक है बच्चों। x डिसोसिएट मतलब जितना अमाउंट खत्म हो जाता है वो मात्रा है, तो कितना खत्म हो गया वो आधा, A/2, ठीक है। तो x की जगह हमें A/2 रखना है और t की जगह t हाफ रखना है। तो आपका फॉर्मूला वही है बच्चों, k इज इक्वस टू होता है x अपॉन t। तो यहाँ पर हमें t निकालना है, तो t इज इक्वस टू आ जाएगा x अपॉन k, और x की जगह, t की जगह t हाफ और x की जगह A/2 रख देते हैं। तो t हाफ इज इक्वस टू x की जगह A अपॉन 2k, ये आपका निकलेगा ज़ीरो ऑर्डर के लिए। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि प्रथम ज़ीरो कोटि की, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ होता है वो आपके इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो t हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A के। क्यों, क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट और इक्वल हटेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बन जाएगा। तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ होता है, जो अर्ध आयुकाल होता है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है बच्चों। तो आपको याद रखना है प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है अर्ध आयुकाल, कब, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो बच्चों ये था हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का पूरा डेरिवेशन, हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। याद रखना है हाफ लाइफ जब भी करो x की वैल्यू A/2 हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा, ठीक है, यानी कि 50% क्या हो जाता है बच्चों, डिसोसिएट हो जाता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब भी कोई सब्सटेंस अपनी, ठीक है, उसे ही हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं, उस टाइम को हम हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। तो बच्चों हम अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रल रेट इक्वेशन, यानी कि समाकलित वेग समीकरण। तो मिलते हैं अब आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।